हेलो स्टूडेंट्स। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे। जो मैं आज आपको एमसीक्यू तैयार करवाऊंगा, ये केवल ये नहीं है कि मैं आपको आंसर बतला रहा हूँ। एक क्वेश्चन में आपके कई एमसीक्यूज तैयार हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू, द टर्म लेक पोएट्स रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पोएट्स दैट इंक्लूडेड वर्ड्सवर्थ कॉलेज। जो लेक पोएट्स थे, इनमें तीन आते हैं, एक वर्ड्सवर्थ कॉलेज और तीसरे रॉबर्ट साउदी। इन तीनों को हम लेक पोएट्स कहते हैं या फिर लेकर्स भी कहा जाता है। ये जो नाम रखा गया था लेक पोएट्स या लेकर्स, ये इस वजह से कहा गया क्योंकि इन तीनों पोएट्स का संबंध लेक डिस्ट्रिक्ट से था। इनकी पढ़ाई लिखाई या फिर इनकी परवरिश लेक डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। फ्रांसिस जेफरी एडिटर थे मैगजीन में। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1817 में। मैगजीन का नाम था 1817। मैगजीन का नाम था ईडनबर्ग रिव्यू। इस मैगजीन में आर्टिकल लिखा था, इसमें इन्होंने लेक पोएट्स जो थे तीनों, इनको क्रिटिसाइज करा था। बाद में लॉर्ड बायरन रोमांटिक पोएट थे, इन्होंने भी इन तीनों पोएट्स के लिए लेकर्स वर्ड का यूज करा। तो इनको क्रिटिसाइज क्यों करा गया? एक तो इन लोगों ने जो था अपनी जो थ्योरीज दी थी, अपने अपनी जो इन्होंने लिखा था उसके बारे में कहा था कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, और खुद अपनी थ्योरीज को फॉलो नहीं करा। तो फ्रांसिस जेफरी ने इस बात के लिए इन लोगों को क्रिटिसाइज करा था। सेकंड, रीड करिए इसे। हु इज वर्ड्सवर्थ फेमस पोएटिक कोलैबोरेटर एंड क्लोज फ्रेंड? बहुत ही आसान है, अगर आपने थोड़ा सा स्टडी करा है तो आप समझ गए होंगे। वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड और कोलैबोरेटर किन्होंने साथ में मिलकर लिखा था? तो सैमुअल टेलर कॉलेज। विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने लिरिकल बैलेट्स लिखी थी। इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1798 में। 1798 इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस तारीख को माना जाता है कि जो रोमांटिक मूवमेंट थी स्टार्ट हुई थी। ये जो दोनों फ्रेंड्स थे, ये एक दूसरे से डिस्कस करा करते थे फिलॉसफी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर और पोएट्री के ऊपर। पोएट्री की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ और कॉलेज कई चीजों पर एक दूसरे से सहमत नहीं होते थे, दोनों का एक दूसरे पर बहुत प्रभाव पड़ा और दोनों ने एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करा। थर्ड, वर्ड्सवर्थ पोएटिक स्टाइल ऑफन एम्फसाइजेस। इसे आप खुद रीड करो पहले, आसान है। वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक स्टाइल है वो किस चीज के लिए जाना जाता है? अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो उन्होंने कहा था सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और नेचुरल स्पीच में पोम लिखी होनी चाहिए और साधारण लोगों के लिए लिखी होनी चाहिए जो प्रकृति के बीच रहते हैं। फोर्थ, रीड करिए। ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी वी कम फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोम? देखिए यहां पे वर्ड यूज हुआ है ग्लोरी। पोम की जब कभी लाइन दी जाती है तो उसमें दिक्कत ये होती है, हमें पुराना नहीं पता होता कि पहले क्या आया है। यहां पे ग्लोरी की बात हो रही है। ग्लोरी मीन से होता है आभा, ईश्वरीय आभा के बादल। ईश्वरीय आभा के बादल के पद चिन्ह, चिन्ह, ईश्वरीय आभा के बादलों के चिन्ह। वी कम फ्रॉम गॉड, हम भगवान के घर से आए हैं। हु इज आवर होम, भगवान का घर, जो हमारा घर है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, शिशु, तो उससे पहले वो भगवान के घर में होता है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये अपनी एक पोम में लिखा था। तो समझ गए होंगे आप, पिछले जन्म की बात हो रही है। तो नाम से आपको क्या पता लग रहा है? इसमें नाम से मैंने आपको केवल बतला दिया, अब नाम से आप देखिए। नाम से क्या पता लग रहा है? इमोर्टैलिटी। इमोर्टैलिटी ओड। ये जो ओड था, इमोर्टैलिटी ओड, इसका पूरा नाम था ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम
रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये इसका पूरा नाम था। अब इसका हिंदी में भी मतलब देख लेते हैं। इंटीमेशंस मीन्स होता है सूचना, इमोर्टैलिटी मीन्स अमरता, रिकलेक्शंस मीन्स यादें, चाइल्डहुड बचपन, बचपन की यादों की अमरता की सूचनाएं। ये इसका हम अगर हिंदी में मतलब निकालें तो इसका मतलब निकलेगा वर्ड्सवर्थ फेमस प्रिफेस टू द लिरिकल बैलेड्स वॉज, वर्ड्सवर्थ की फेमस लिरिकल बैलेड्स जो प्रिफेस था वो कौन सा एडिशन था? लिरिकल बैलेड्स के विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज ने कई एडिशंस लिखे थे। इसमें दो एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लिरिकल बैलेड्स का 1798 में, और सेकंड एडिशन आया था लिरिकल बैलेड्स का 1800 में। बाद में इसके और एडिशन आए थे। लिरिकल बैलेड्स का 1802 में आया था, और फोर्थ एडिशन आया था इसका, थर्ड एडिशन 1802 में, और फोर्थ एडिशन 1805 में। इसमें जो दो एडिशन माने जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक तो 1798 का और 1800 का। 1800 को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इस वाले एडिशन में प्रिफेस था। तो यहां पे जो आंसर है द प्रिफेस टू द सेकंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स डी है, क्योंकि इसमें प्रिफेस जोड़ दिया था वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स में। अब प्रिफेस क्या होता है? जब कोई बुक लिखी जाती है तो उसके शुरुआत में जो राइटर होता है वो अपने बातें रखता है। तो प्रिफेस में राइटर या पोएट अपनी बातों को रखता है, उसमें जानकारी देता है ये पोम किस बारे में होगी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो अपनी थ्योरीज थी कि पोम किस बारे में होनी चाहिए, पोएट्री किसके ऊपर लिखी जानी चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें प्रिफेस में लिखी थी। तो प्रिफेस को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। साथ में इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रिफेस में पोएट्री की एक फेमस डेफिनेशन दी थी, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, अभी बस इतना ही बतला रहा हूं। तो प्रिफेस वाला जो एडिशन है 1800 वाला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। 6 आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, इसे आप रीड करो। किसके बाद में वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बनकर आए? तो यहां पे पोएट लॉरिएट की बात हो रही है। लॉरिएट मींस क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसको कोई सम्मान मिला हो। जैसे हम कहते हैं कई बार नोबेल लॉरिएट। अब नोबेल लॉरिएट कौन होता है? जिससे नोबेल प्राइज मिला वो नोबेल लॉरिएट हो गया। पोएट लॉरिएट कौन हो गया? जिसको कोई पोएट्री से रिलेटेड सम्मान मिला हो तो वो पोएट लॉरिएट होता है। ये लॉरिएट जो वर्ड है वो बना किससे है? एक ग्रीक में, पहले ग्रीस में एक पेड़ होता था, उसका नाम था लॉरेल। उसकी पत्तियां होती हैं, उनकी पत्तियों का एक ताज बना दिया जाता था जब कोई व्यक्ति जीतता था रेस में या किसी कंपटीशन में। तो जो लॉरेल पत्तियां होती थी उनका एक ताज बना के उनके सर पे रख दिया जाता था। तो उसी के नाम पे पड़ा था पोएट लॉरिएट। तो जो इंग्लैंड के जो पोएट लॉरिएट थे विलियम वर्ड्सवर्थ, वो किसके बाद में बने? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, रॉबर्ट साउदी, वॉल्टर स्कॉट, कॉलेज, ड्राइडन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है रॉबर्ट साउदी के बाद में। तो यहाँ पे देखते हैं पोएट लॉरिएट बनते कैसे हैं। जो किंग होता है वो पोएट लॉरिएट बनाता है, लेकिन जो एडवाइस देता है कि कौन पोएट लॉरिएट बनेगा या कौन बनने लायक है वो प्राइम मिनिस्टर देता है। पोएट लॉरिएट हर देश में होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर किंग या क्वीन पोएट लॉरिएट बनाते हैं। सबसे पहले जो पोएट लॉरिएट का जिक्र आता है वो बेन जॉनसन का है। बेन जॉनसन को 1616 में पेंशन दी गई थी, गवर्नमेंट के द्वारा, जो राजा के द्वारा पेंशन दी गई थी, लेकिन ये ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी। तो बेन जॉनसन को आधिकारिक तौर पे नहीं माना जाता। सबसे पहले जो माना जाता है वो जॉन ड्राइडन को माना जाता है। जॉन ड्राइडन को 1668 में चार्ल्स सेकंड के द्वारा पोएट लॉरिएट बनाया गया। इसके बाद में हम बात करें रॉबर्ट साउदी की। रॉबर्ट साउदी 1843 में इनकी डेथ हुई थी। 1843 के बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट बने। 1843 से लेके 1850 तक पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। चार ऐसे पोएट लॉरिएट हैं जिन्होंने पोएट लॉरिएट बनने से मना कर दिया था। एक तो थॉमस ग्रे,
वॉल्टर स्कॉट, फिलिप लार्किन, और सैमुअल रॉगर्स। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, ये चारों के नाम। ये जो चार लोग थे, थॉमस ग्रे, वॉल्टर स्कॉट, वॉल्टर स्कॉट को नोवेल के लिए जाना जाता है, हिस्टोरिकल नॉवेल्स के लिए, फिलिप लार्किन और सैमुअल रॉगर्स, इन लोगों ने पोएट लॉरिएट बनने से मना कर दिया था। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद जो पोएट लॉरिएट बने थे वो थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन 1850 से लेके 1892 तक पोएट लॉरिएट रहे। जब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की डेथ हुई तो उसके बाद में समझ में नहीं आया किसे पोएट लॉरिएट बनाए, क्योंकि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बहुत ही एक ऊंचे दर्जे के पोएट थे, तो उनके कैलिबर का कोई पोएट ही नहीं मिला, तो 4 साल तक कोई पोएट लॉरिएट ही नहीं बन सका। बाद में 1896 में अल्फ्रेड ऑस्टिन पोएट लॉरिएट बनकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए से, हु एक्यूज वर्ड्सवर्थ ऑफ बीइंग अ लॉस्ट लीडर। यहां पे वर्ड्सवर्थ को किसने एक्यूज करा, आरोप लगाया लॉस्ट लीडर होने का। लॉस्ट लीडर एक टर्म है, ये एक पोयम थी जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी, द लॉस्ट लीडर। यहां पे लॉस्ट लीडर से मतलब क्या है, एक ऐसा लीडर जिसने बहुत बड़े प्रिंसिपल हो, जिसके कि ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स को खुद फॉलो नहीं करता, उसके लिए लॉस्ट लीडर वर्ड का यूज करा जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यह वर्ड यूज करा था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पूरी जिंदगी बात करी थी कि पोएट्री सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और साधारण लोगों के लिए लिखी जानी चाहिए, साधारण लोगों के लिए लिखी जानी, ये मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं। लेकिन जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1843 में डिसाइड कर लिया कि वो पोएट लॉरिएट बनेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो राजा के लिए, किंग और क्वींस के लिए लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्संस के लिए लिखेंगे। जब वो इंपॉर्टेंट खास लोगों के लिए लिखेंगे, ऊंचे दर्जों के लोगों के लिए, तो लैंग्वेज कैसी होगी, मुश्किल होगी, तो सिंपल लैंग्वेज भी नहीं रही और लोग भी कहां के हुए, किंग और क्वींस हुए। तो उन्होंने खुद विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो थ्योरी थी, अपने जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो नहीं करा, तो लॉस्ट लीडर टर्म का यूज करा था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। क्वेश्चन 8, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ राइबंड इन हिज कोट, ब्राउनिंग राइट्स दीज लाइंस ऑन वर्ड्सवर्थ इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोम। यहां पे रॉबर्ट ब्राउनिंग एक लाइन लिख रहे हैं अपनी पोम में, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर, केवल कुछ सिल्वर पैसों के लिए, ही लेफ्ट अस, उसने हमें छोड़ दिया, जस्ट फॉर अ रिबन इन हिज कोट, अपने कोट में एक रिबन, एक सम्मान वाली पट्टी के लिए उसने हमें छोड़ दिया। यहां पे बात हो रही है किसी व्यक्ति के लिए जिसने पैसों के लिए अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ दिया। तो जैसा भी पिछला क्वेश्चन बतलाया था, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, और किसका पोएम का नाम क्या था, द लॉस्ट लीडर। लॉस्ट लीडर मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें वो विलियम वर्ड्सवर्थ के को क्रिटिसाइज करते हैं। नाइन्थ रीड करो आप इसे। But Europe at that time was thrilled with joy. France standing on the top of golden hours and human nature seeming born anew. In these parts, Wordsworth referring to, यहां पे वर्ड्सवर्थ किसकी बात कर रहा है, यहां पे बात हो रही है हिस्ट्री के, फ्रांस की हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना की। यूरोप उस समय थ्रिल्ड विद जॉय, खुशी से झूम उठा, नाच उठ, खुशी से रोमांचित हो गया। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, फ्रांस उस समय अपने सुनहरे समय में था। एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अन्यू, और जो ह्यूमन नेचर थी, प्रकृति थी, ऐसा लग रहा था वो दोबारा से जन्म ले रही है, नए नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो किस चीज की बात हो रही है, फ्रांस की बात हो रही है। तो यहां पे हम बात करेंगे द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये जो लाइंस जो लिए हैं, ये द प्रिल्यूड बुक 6 से लिए हैं। द प्रिल्यूड
14 बुक्स में लिखी गई है, बहुत लेंथी पोएम है, इसे कोई पढ़ा भी नहीं सकता आसानी से। तो इसमें जो बुक 6 है उसकी ये लाइन है। अब आप पूरी पोएम्स को ध्यान नहीं रख सकते, जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस है, ये एग्जाम में आए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस है इसको ध्यान रखिएगा। द प्रिल्यूड बुक 6 से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए आप। 10th, bliss was in it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. What era of history do these lines refer to? चार ऑप्शंस रीड करें। Bliss was it in that dawn to be alive. ये खुशी का पल था, bliss, ये हैप्पीनेस, खुशी का समय था। टू बी अलाइव, एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। डॉन, जो सुबह थी, यहां पे बात हो रही है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। डॉन, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक्सपीरियंस करना एक खुशी का टाइम था। बट टू बी यंग, और यंग होना, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था, तब यंग होना, नौजवान होना, वो अपने आप में दिव्य था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने यूरोप को बहुत ज्यादा प्रभावित करा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 नारे थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ने। इसने 3 नारों ने पूरे वर्ल्ड को, खासकर यूरोप को झंझोर दिया था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ यहां पे कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को अनुभव करना एक ब्लिस, एक मैटर ऑफ हैप्पीनेस था, और उस समय यंग होना, नौजवान होना और उसको देखना, वो एक हेवन, दिव्य था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है, और यहाँ पे पोएम लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन पोएम लिखी थी, उसकी ये लाइंस हैं। इलेवेंथ रीड करें। They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. यहाँ पे 4 पोएम्स हैं, इनमें से किसमें से ये लाइंस ली गई हैं, मैं पहले आपको मतलब बता दूं। यहाँ पर दे, डैफोडिल्स की बात हो रही है। ये जो डैफोडिल्स थे, इनवर्ड आई, मन की आंखों में, फ्लैश, मन की आंखों में डैफोडिल्स नजर आए। विच, जो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, अकेलेपन में, लोनलीनेस में एक हैप्पीनेस थी। ब्लिस, लोनलीनेस में हैप्पीनेस थी। सॉलिट्यूड, जब इनवर्ड आई, अपने मन की आंखों में नजर आते थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोम लिखी थी, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का जो दूसरा नाम था वो था आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यहां पे पोम का नाम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, और दूसरा नाम है डैफोडिल्स। यहां पे भले ही नाम जो है क्लाउड है, लेकिन क्लाउड का जिक्र नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स की बात करते हैं पूरी पोएम में, लिरिक है। और डैफोडिल्स के बारे में बतलाते हैं कि डैफोडिल्स लेक में नहा रहे थे, डांस कर रहे थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसके ऊपर बहुत ही एक सुंदर पोएम लिखी है। 12th, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। यहां पे मतलब है नेचर, प्रकृति कभी भी धोखा नहीं देती। द हार्ट, हृदय, जो प्रकृति को प्रेम करता है। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, वो जो अपनी जो फीलिंग है नेचर के प्रति, वो बतला रहे हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा। एक तो प्रिल्यूड, ये बहुत ही लेंथी पोएम है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये लाइन शायद प्रिल्यूड से दी होगी। टिंटन एबी, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो फीलिंग्स है नेचर के प्रति, उसका जिक्र करा है। छोटी पोएम है, मैंने पढ़ाई है, वीडियो देखिएगा। इसके ये लाइन्स हैं। टिंटन एबी जो है, इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो फीलिंग्स थी कि प्रकृति में मैं कैसा महसूस करते हैं, वो सब लिखा था। ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, मोनोलॉग है। मोनोलॉग से मतलब क्या है, जैसे डायलॉग होता है, मोनोलॉग एक पर्सन, केवल एक पर्सन बोलता है। यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है संबोधित कर रहे हैं। कभी वो नेचर को संबोधित करते हैं टिंटन एबी में, ऐसा लगता है जैसे वो नेचर से बात कर रहे हैं। कभी अपनी सिस्टर डोरेथी से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। और कभी लगता है कि वो खुद से बात कर रहे हैं। ये मोनोलॉग है।
13। The child is the father of man, and I could wish my days to be bound each to each by natural piety। ये लाइन किस फॉर्म से लिखी गई है? तो यहां पे कहा है चाइल्ड जो होता है वो मैन का फादर होता है। अब मतलब क्या है इसका? जो बच्चा होता है, जन्म लेता है, वो शुरुआत से कई चीजें सीखता है जो पूरी जिंदगी चलती है। हम जब बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं जो बचपन में सीखी हुई चीजें होती हैं वो काम में आती हैं। तो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा आदमी का फादर होता है। तो बहुत गहरी बात कही है। एंड आई कुड विश माई डेज, और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं मेरे दिन बाउंड बन जाएं ईच टू ईच बाई नेचुरल प्राइटी, जो प्राकृतिक धर्म प्राणता है, पाइटी जो इनोसेंस है, उससे मेरे दिन दोबारा से बन जाए। जैसे हम बचपन में होते हैं, इनोसेंट होते हैं, मेरे दिन दोबारा से वैसे ही हो जाए। तो यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन ली है, माई हार्ट लीप्स अप। इस लाइन का जिक्र आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक लाइन है ये वाली, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। यहाँ पे चाइल्ड को क्या कहा है? फादर। तो ये क्या है? मेटाफर। साथ में इसमें एक छिपा हुआ मीनिंग है, बड़ी बात है, जैसे कहते हैं कहावत। तो ये क्या है? एफरिज्म भी है, एफरिज्म। तो ये मेटाफर भी है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, और एफरिज्म भी है। फोर्टीन क्वेश्चन, to me the meanest flower that grows can give thoughts that do often lie too deep for tears। यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, मुझे मीनेस्ट फ्लावर, एक छोटे से छोटा फूल भी, तुच्छतम फूल भी, जो दैट ग्रोस, जो उगता है, गिव देता है, थॉट्स विचार देता है, दैट डू ऑफन लाई टू डीप, वो इतने गहरे विचार देता है, फॉर टीयर्स, कि आंसू आ जाते हैं। एक छोटे से छोटा फूल भी मुझे गहरे विचार देता है। ये लाइन कहां से ली गई है? तो यहां पर ये लाइन से हमें पता तो नहीं लग रहा। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो कि इमोर्टैलिटी ओड है, कि कई बार आंसर जो होते हैं वो कौन से ऑप्शन मिले उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो इमोर्टैलिटी ओड से ये लाइंस ली गई हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इमोर्टैलिटी ओड जो लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये प्री एग्जिस्टेंस, जो पुनर्जन्म की होती है, उसकी बात करते हैं। और ये इरेगुलर पिंडेरिक ओड है। मैंने इसका पूरा नाम बतलाया था, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ चाइल्डहुड। सी की ये लाइंस हैं। 15 क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज अ, वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है वो क्या है? तो वर्ड्सवर्थ ने जो प्रिल्यूड लिखी थी, इसे लिखना शुरू करा था 1798 में। अच्छा, ये पूछा भी गया है, जब वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड लिखी थी 1798 में, तब वो कितने साल के थे? तो वर्ड्सवर्थ का जन्म जो था वो 1770 में हुआ था। तो वर्ड्सवर्थ ने जब लिखना शुरू करा तो उस समय ये 28 साल के थे, और 1805 में लगभग इसे लिख लिया था, लेकिन पब्लिश नहीं करी थी। ये सबसे ऐसी पोएम थी जिसको सबसे ज्यादा उन्होंने टाइम लिया और सबसे लेंदी थी। 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई। डेथ के बाद में इनकी वाइफ मैरी ने इसे पब्लिश करा था। जब इसे पब्लिश करा गया तब इसका नाम था ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। 14 बुक में थी ये।